विषय वस्तु है डच। भारत आने वाली प्रमुख यूरोपीय कंपनियों में से एक। यूरोप का ये एक राष्ट्र है नीदरलैंड या हॉलैंड, जिसकी मुख्य भाषा है डच और इस भाषा को बोलने वाले लोग डच कहलाए। तो भारत आने वाले यूरोपियों में से डच नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, जो 17वीं सदी में प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक केंद्र थी। डचों ने इस मार्ग का उपयोग करके पूरब की ओर यात्राएं प्रारंभ की। पहला डच अभियान 1595-96 ईस्वी में कॉर्नेलियन हाउटमैन या कॉर्नेलियन द हस्तमान के नेतृत्व में इस मार्ग से सुमात्रा पहुंचा और फिर वापस हॉलैंड आया। इस सफल सामुद्रिक यात्रा से प्रेरित होकर नीदरलैंड की संसद ने 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की स्वीकृति दी। इस कंपनी का मूल नाम वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी है। इस कंपनी को 21 वर्षों का ये उत्तमाशांतरीप है। इसके इस तरफ पूर्वी देशों के साथ व्यापार का 21 वर्षों का अधिकार दिया गया। इस कंपनी को व्यापार, आक्रमण, विजय, संधि आदि सभी अधिकार प्राप्त हुए इस कंपनी को पूर्वी क्षेत्र में। इस कंपनी ने पूर्वी व्यापार का मुख्य केंद्र बटाविया, जकार्ता, इंडोनेशिया में बनाया। इस कंपनी का मूल उद्देश्य डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य मसालों के व्यापार, मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। इसी कारण इसने अपना प्राथमिक केंद्र इंडोनेशिया में बनाया। 1605 में इन्होंने भारत के मसूलीपट्टनम में यहां पर अपनी पहली कोठी खोली या पहली फैक्ट्री स्थापित की। जो डचों की जो फैक्ट्री होती थी उसका जो प्रमुख होता था उसे फैक्टर कहते थे। डचों की कंपनी की जो व्यावसायिक व्यवस्था थी, जो व्यापारिक व्यवस्था थी, वो सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी और मुख्य इनका व्यापार जो है वो मुख्य उद्देश्य जो था वो मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। अब देख लेते हैं इनके प्रतिस्पर्धी भारत में। तो आपको पता है कि 16वीं सदी में पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पे नियंत्रण था। ये जो समुद्र दिखाई दे रहा है, इस समुद्र पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। पुर्तगालियों को पूर्वी व्यापार से बेदखल डचों ने किया। अगर हम 17वीं सदी के दो भागों में विभाजित कर लें, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, तो पूर्वार्ध में डचों का पूर्ण नियंत्रण रहा। डचों ने पुर्तगालियों की व्यापारिक प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया। 1654 ईस्वी में एक संधि हुई पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच। उस संधि के तहत अंग्रेजों के पूर्व के साथ व्यापार करने के अधिकार को पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया। आगे चलकर
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगेजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स से हो गया और बंबई दहेज में मिल गया अंग्रेजों को। और साथ ही साथ पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को यह सहमति भी दी कि वो डचों के विरुद्ध अंग्रेजों का सहयोग करेंगे। तो 17वीं सदी के उत्तरार्ध में डचों के पूर्वी व्यापार में मुख्य प्रतिद्वंदी अंग्रेज हो गए। चूंकि डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र इंडोनेशिया में बटाविया में बनाया था, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी गतिविधियां भारतीय क्षेत्र में ज्यादा बढ़ाई। 1759 तक आते आते अगर देखें तो बेदरा युद्ध हुआ। बेदरा बंगाल में है। यह युद्ध डचों व अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें डच पराजित हुए, अंग्रेज विजयी हुए। तो हम कह सकते हैं कि इस युद्ध ने डचों की प्रभुता की सभी संभावनाएं समाप्त कर दी। अब बंगाल रीजन में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी नहीं रहा। इस प्रकार पुर्तगालियों को अगर हम देखें तो पुर्तगालियों को डचों ने पूर्वी व्यापार से बेदखल किया और आगे चल के अंग्रेजों ने डचों को पूर्वी व भारतीय व्यापार से बेदखल कर दिया। अब देख लेते हैं भारत में कुछ प्रमुख डच फैक्ट्रियां। आप इसमें देख रहे हैं अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी भारत के संदर्भ में, पहली फैक्ट्री भारत के संदर्भ में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में। और अंग्रेजों की दूसरी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई 1610 में। पहली 1605 मसूलीपट्टनम, दूसरी 1610 में पुलिकट में। पुलिकट बस्ती से ही डच अपने स्वर्ण सिक्के, जिन्हें पैगोडा कहते थे, उसे यहां से ढालते थे। और यह पुलिकट बस्ती ही भारत में डचों के समस्त गतिविधियों का केंद्र भी थी। फिर अन्य बस्तियों के संदर्भ में अगर बात करें तो चिंसुरा पश्चिम बंगाल में पड़ेगा चिंसुरा। यहां पर जो डचों ने किला बनाया उसे गुस्ताव फोर्ट कहते हैं। ये कोचीन है। कोचीन में 1663 में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कोचीन रियासत में ही क्रगानूर एवं पुडाकड़ में के बीच जो भी क्षेत्र है, वहां के काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया डचों ने। डचों का बाद में भारतीय कपड़ों के निर्यात डचों ने बाद में भारतीय कपड़ों के निर्यात को प्रोत्साहित किया। ये कोरोमंडल तट है, ये बंगाल हो गया, ये गुजरात हो गया। यहां से डच मुख्य रूप में कपड़ा निर्यात करते थे। कासिम बाजार भी बंगाल में है। कासिम बाजार में डचों ने एक रेशम चक्री उद्योग स्थापित किया था। रेशम चक्री उद्योग लगाया था। यहीं पर पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे गए। सूरत आप देख रहे हैं, सूरत स्थित जो डच व्यापारिक निदेशालय है, वो सर्वाधिक भारतीय व्यापार में सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। सूरत की अगर बात करें तो यहाँ से जो भी निर्यात होता था उसमें डचों को मध्य भारत और यमुना के आसपास के क्षेत्र से नील मिलता था।
उसका निर्यात यहाँ से होता था। बंगाल और गुजरात हो गया और कोरोमंडल तट हो गया। यहाँ से आप देख चुके हैं कि बुना कपड़ा व रेशम यहाँ से बहुतायत में निर्यात करते थे डच लोग गंगा नदी के मैदान से अफीम प्राप्त करते थे। बिहार से चावल, सोरा आदि प्राप्त करते थे। अन्य फैक्ट्रियां डचों की जैसे नागापट्टनम 1659 में स्थापित की इन्होंने यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री, बालासोर 1658 में। इस प्रकार डचों की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनको अगर क्रम से देखा जाए तो जैसे मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, विमलीपट्टनम 1641, कराईकल में 1645, चिंसुरा 1653, कासिम मजार 1658, पटना 1658, बालासोर 1658, नागापट्टनम 1659, कोचीन 1663 आदि। अन्य फैक्ट्रियां भी हैं डचों की भारत में, सेरामपुर में हो गई जैसे। इसके अलावा अन्य भी स्थान है जहां इनकी व्यापारिक गतिविधियां संचालित थी।